ओके, सो कल हमने प्रोजेक्ट इनसाइट देख लिया था, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देखने से पहले एक और स्कीम देख रहे थे जो इससे पहले आई थी, ठीक है, वो यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको वो स्कीम क्या थी। देखो ऐसे समझो, इधर आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, Nवंबर 2016। उससे पहले एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ये इससे पहले आई, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से पहले ये स्कीम है। मतलब यहाँ पे लोगों को मौका दिया गया कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो उसको आप डिक्लेयर कर दो। ये आपके डिमोनेटाइजेशन से पहले आई, ठीक है। फिर जब डिमोनेटाइजेशन हो गया और गवर्नमेंट को पता चला दिसंबर तक कि पैसा वापस जमा ही नहीं हुआ है, दिसंबर 2016 तक, कि भाई इसका मतलब आपका ब्लैक मनी जो ऐसा हम सोच रहे थे वैसा है, तो फिर वापस मौका दिया गया लोगों को। डिमोनेटाइजेशन के बाद एक और स्कीम लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो यानी आपका डिमोनेटाइजेशन से पहले एक बार मौका दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा क्या मालूम डर के लोग अपना नहीं कर रहे हैं, तो एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिससे डरे नहीं। और अगर नहीं किया, जब लोगों को मौका दिया गया उन्होंने नहीं किया, जब ब्लैक मनी वापस नहीं आई सिस्टम में, किसी ने पैसा जमा नहीं किया, तो उसके बाद डीमोनेटाइजेशन होगा। फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी जब पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट को लगा एक और स्कीम लाने की जरूरत है, तो फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेके आया। इन दोनों स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग पैसा जमा करा दें, उन पे ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में क्या था कि कोई भी अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकता है। कौन सी इनकम? जो उसने पहले डिक्लेयर नहीं की। वो इनकम में मनी हो सकती है, आपका वेल्थ हो सकती है, प्रॉपर्टी, कार हो सकती है, कुछ भी। अगर आप वो डिक्लेयर करते हो, जैसे मान लो आपने 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, वो आपने डिक्लेयर नहीं की, आप डिक्लेयर करते हो तो कुछ नहीं करना, आपको 30% टैक्स देना है। फिर उस पर 7.5% आपने सरचार्ज देना है। और 7.5% आपने पेनल्टी देनी है। तो टोटल हो गया ये 45%। आपने 45% टैक्स में देना था। तो मान लो आपने 100 करोड़ छुपा रखे हैं, आप 100 करोड़ डिक्लेयर करोगे तो उसमें तो आपको 45 करोड़ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे टैक्स में। 55 करोड़ आप अपने पास जो भी है वो आपके हैं, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना तो आप पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई एक्शन लिया जाएगा, ना आप पे वेल्थ टैक्स में कोई एक्शन लिया जाएगा, ना आप पे बेनामी एक्ट के अंडर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो पहला मौका दिया गया इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में कि भाई आओ, अपनी सारी प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। आप कब तक दिखा सकते थे? मतलब आपने 2015-16 तक जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, 2015-16 से पहले की भी आप दिखा सकते हो। उससे 10 साल पहले आपने कोई खरीदी हो, 15 साल, तो 2015-16 तक का आप सब कुछ दिखा सकते थे। आपने 100 करोड़ कमाया, 500 करोड़ छुपा रखा है, 1000 करोड़ छुपा रखा है। अब देखो स्कीम तो बड़ी है, अट्रैक्टिव है कि सिर्फ आपको 45% टैक्स देना, उसके बाद आप फ्री हो। लेकिन लोग फिर भी क्यों नहीं आए? क्योंकि लोगों के दिमाग में डर था कि अगर हमने शो कर दिया, क्या गारंटी कि गवर्नमेंट 45 करोड़ लेके उसके बाद हमें छोड़ देगी, हम पे केस नहीं होगा। गवर्नमेंट ने तो बोला, लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं ना। हो सकता है आज ही नहीं करे केस, 2 साल बाद नोटिस भेजे, 3 साल बाद नोटिस भेजे। अगर हमने जमा करा तो एक बार नजरों में तो आ जाएंगे ना हम कि हमारे पास ब्लैक मनी है, इसलिए यहाँ पे पैसा जमा नहीं हुआ। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम अच्छी थी, लेकिन उसमें पैसा नहीं जमा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आप लेके आए,
उसमें भी आपका स्कीम ये भी अच्छी थी, 50% टैक्स लेना था, ठीक है, और 25% एक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। आरबीआई के पास एक अकाउंट है, उसमें जमा हो जाते हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये 25% जो जमा हुए हैं, मतलब टोटल कितना हो गया ये 75%, यहाँ थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, 75% तो आपका जमा हो गया, आपके पास 25% बचता है। ये जो 25% आपका जमा हुआ है किसी अकाउंट में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये 4 साल के बाद आपको वापस मिल जाता है पैसा। 4 साल के बाद आपको ये पैसा मिल जाता है। 4 साल तक इस पैसे को किसके लिए यूज किया जाता? गरीब लोगों के कल्याण के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें जो पैसा आता वो 25% एक अकाउंट में जमा हो जाता आरबीआई के पास, उस अकाउंट से वो चला जाता पब्लिक अकाउंट में, गवर्नमेंट का जो पब्लिक अकाउंट हमने पढ़ा था। फिर गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 50% टैक्स है, वो तो 50% तो टैक्स में चला गया, और 25% आपका लॉक हो जाता है 4 साल के लिए। लेकिन आप पे यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस आपको डिक्लेयर करना है। तो लोगों ने यहाँ पे भी डर के कारण डिक्लेयर नहीं किया, बड़ा कम पैसा है, तो इसलिए गवर्नमेंट के दोनों स्कीम कोई खास काम आई नहीं, क्योंकि डर बहुत है ना लोगों में कि आज डिक्लेयर कर देंगे तो हमारा नाम आ जाएगा, कल को एक्शन होगा तो हम क्या कर देंगे। तो ये दो स्कीम्स थी, एक पहले आई एक बाद में। तो पहले स्कीम में आपका 45% टैक्स लग रहा था, दूसरी स्कीम में 50% तो टैक्स में देना है, और 25% आपका एक अकाउंट में जमा हो जाता, उस अकाउंट से वो पब्लिक अकाउंट में चले जाता, वो गरीबों के कल्याण के लिए यूज होता। ये आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आपके इसमें नोट्स में नहीं लिखी हुई है, लिख के दे देंगे, लेकिन ये मैंने समझा दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट करें। एक पहले मौका दिया गया, एक बाद में मौका दिया गया, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन से ऐसा नहीं है कि पहले मौका नहीं दिया गया, पहले मौका दिया गया, लेकिन किसी ने जमा नहीं कराया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आपकी, ठीक है, डिटेल में आपकी देखते हैं कौन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। ये वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में भी वही लिखा है जो आपको मैंने समझाया, ठीक है। इसमें आपको याद रखने वाली चीज यही है, नाम सिर्फ और क्या था इसमें टैक्स। तो कब देखो ये कब इंप्लीमेंट की गई, डिमोनेटाइजेशन के बाद। देखो जब दिसंबर में, नवंबर में आपका हुआ डिमोनेटाइजेशन, दिसंबर 2016 में आरबीआई ने बोला कि जितना आपने पैसा डिमोनेटाइज किया है वो लगभग सारा वापस आ गया है। देखो डिमोनेटाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, आप समझो बात को। डिमोनेटाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सिस्टम में ब्लैक मनी है, मान लेते अब सिस्टम में टोटल सर्कुलेशन 15 लाख करोड़, हमने जो 15 लाख करोड़ था उसको हमने डिमोनेटाइज किया, लगभग 15 लाख करोड़ यानी 86% को हमने डिमोनेटाइज किया, है ना। बाकी हमने छोड़ दिए 50-100 रुपए के नोट। 15 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट को लगता था कि ना ना करते करते भी 40% तो ब्लैक मनी है, ठीक है। तो 15 का 40% कितना हो गया, 6 लाख करोड़, मतलब इतनी ब्लैक मनी है सिस्टम में। अब अगर हम डिमोनेटाइजेशन कर देंगे तो ये ब्लैक मनी तो वापस आएगी नहीं, क्योंकि ये तो छुपाई हुई है लोगों ने, तो ये तो आपकी खत्म हो जाएगी सिस्टम से, लोग इसको जमा कराएंगे नहीं। तो ये वाले नोट सारे आपने खत्म कर दिए, तो गवर्नमेंट को लगा 6 लाख करोड़ खत्म हो जाएंगे सिस्टम से। अब आप सोचो, सर्कुलेशन तो 15 लाख करोड़ का ही होना है, प्रिंट तो इतने ही होने पैसे। तो ये जो 6 लाख करोड़ आपके ये खत्म हो जाएंगे सिस्टम से, जो लोग नहीं जमा कराएंगे ब्लैक मनी की वजह से, वो किसका प्रॉफिट होगा? वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ छपवाएगी और अपने पास रखेगी, क्योंकि सिस्टम में पैसा तो उतना ही रखना है। तो 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो गया। वो जो गवर्नमेंट के पास 6 लाख करोड़ आते,
उससे गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट भी टैकल कर लेती, गवर्नमेंट आपका बैड बैंक भी बना देती, गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा भी कुछ लेके आ सकती थी। गवर्नमेंट ने मतलब काफी अच्छे अच्छे सपने देखे गए थे कि 6 लाख करोड़ आपके जो है वो आपके ब्लैक मनी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उतना गवर्नमेंट का फायदा है। लेकिन इसमें से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सारा पैसा सिस्टम में वापस आ गया, सारा पैसा सिस्टम में जमा हो गया। यानी कि ब्लैक मनी थी नहीं सिस्टम में। जो 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट सोच रही थी कि हमें मिलेंगे, 6 लाख करोड़ से तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर सकती थी, 6 लाख करोड़ बहुत होते हैं। लेकिन ये आए, ये सारे वापस आ गए सिस्टम में, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकाले हम, इसका मतलब ये निकाले कि सिस्टम में ब्लैक मनी थी। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का, कि जो मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ब्लैक मनी के नाम पे, वो तो हमारा प्रॉफिट होगी। ठीक है, वो हमारा प्रॉफिट होगी, तो उससे हम बैड बैंक भी बना लेंगे, उससे हम अपना फिस्कल डेफिसिट भी सही कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरबीआई ने बोला दिसंबर में कि जितना आपने डिमोनेटाइजेशन किया है उतना पैसा लगभग वापस आ चुका है, यानी सिस्टम में जमा हो चुका है। यानी कि आपने जो डिमोनेटाइजेशन किया वो ऑब्जेक्टिव ही आपका गड़बड़ था, ब्लैक मनी है ही नहीं सिस्टम में। तो फिर आरबीआई ने, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब भी अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो डिक्लेयर कर दो। तो उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेके आई। जब उसको लगा कि डिमोनेटाइजेशन भी हमारा फेल हो गया है, तो नई स्कीम लेके आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो पहले इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेके आई, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसलिए देखो इसका पीरियड आपका डिमोनेटाइजेशन के बाद का है, दिसंबर से 31 मार्च 2017 तक। इसमें डिक्लेरेशन बना करने थे आपको। तो डिक्लेरेशन करने, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं करे, देखो आपको डिक्लेरेशन करने थे तो वो 50% प्लस 25%, यानी कि 75%, जिसमें से आपको ये 25 तो वापस मिल जाता। और यहाँ पे आपको कोई सजा नहीं होती, जेल वेल नहीं होती। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और आप पकड़े गए तो फिर क्या होता आपके साथ, आप पे 77.25 का तो टैक्स लगता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 50% लगता है, 25 तो 4 साल बाद वापस मिल जाता है, जितना आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो आपने नहीं दिखाई। और साथ में जेल भी होती है अगर आपने पकड़े जाते। तो ये डराने के लिए था कि ताकि लोग डिस्क्लोज करते, ठीक है, फिर भी नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविजन थे इनकम, जैसे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में थे, इसमें क्या प्रोविजन थे, इसमें ये प्रोविजन थे कि अगर आप डिक्लेयर कर देते हो तो 50% टैक्स लगेगा आप पे, जितने आपने डिक्लेयर किया है। 25% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम टू बी डिपॉजिटेड इन एनी कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक में जमा करा दो। एंड थ्रू ई कुबेर, ई कुबेर के थ्रू दिस मनी गॉट ट्रांसफर टू बॉन्ड लेजर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का बॉन्ड लेजर होता है, ठीक है, अकाउंट, वहां चली जाएगी। और वहां से फिर किस में चली जाएगी, गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट में। एंड दिस मनी टू बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, इसलिए इसका नाम रखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नहीं, डिमोनेटाइजेशन पे अब नहीं आएगा क्वेश्चन, डिमोनेटाइजेशन पुराना टॉपिक हो गया। ठीक है, पढ़ाएंगे आपको डिमोनेटाइजेशन भी, लेकिन अब पुराना टॉपिक हो गया, यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन ऑन दैट। ठीक है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह में, कोई भी आपको इस यहाँ पे जैसे अपना चल रहा है अभी डिस्कशन, ठीक है, ब्लैक मनी के लिए किया गया, तो पुराना टॉपिक हो गया, अब वो इतना नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो डिक्लेरेंट वाज गिवन ए सेविंग सर्टिफिकेट, ये 25% के लिए। ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट बट विदाउट इंटरेस्ट। The lock-in period was 4 years, and after 4 years, the declarant will get the money back. And in case if she is dead, then the nominee will get money. 25% वापस मिल जाता है आपका। यहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, पूरा 50%। 25% आपका लॉक इन किया है 4 साल के लिए, लेकिन वो आपको वापस मिल जाता है। दैट इज योर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, अब ये आपका करप्शन वाला एक्ट, पीसीए एक्ट। ठीक है, पीसीए एक्ट भी देख लेते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों आपके जो है एक साथ मिक्स है। ठीक है, जो आपके दोनों है, कौन से दोनों, एक आपका 1988 वाला
करप्शन जो आपका प्रिवेंट, पीसी एक्ट आया था 1988 में, ठीक है, पीसी एक्ट आपका 1988 में आया था, फिर इसको अमेंड किया है हमने 2018 में। अमेंड कब किया है? 2018 में। तो 2018 में इसको अमेंड किया है, तो हम दोनों एक साथ देखते हैं कि क्या पुराना वाला एक्ट था, क्या नया वाला एक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू ब्राइबरी, कि ब्राइबरी की डेफिनेशन क्या दी गई है, ठीक है। पहले क्या होता था पहले ब्राइब देना आपका वो नहीं था, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ब्राइब देना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। गिविंग ए ब्राइब इज नाउ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय ए 7 ईयर प्रिजन टर्म, 7 साल की सजा है, ठीक है, बशर्ते कि कोई किसी को फोर्स करे। जैसे मान लो मैं कोई काम कराने गया और मेरे से वो ब्राइब मांग, मैं अपनी मर्जी से ब्राइब दे रहा हूँ कि ले भाई ये पैसा ले, मेरा काम करते, तो वो क्या है, आपका ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन अगर मैं गया और उसने मेरे से कोई जबरदस्ती ब्राइब मांग रहा है, ठीक है, अगर वो जबरदस्ती ब्राइब मांग रहा है तो फिर उस समय वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन मुझे उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा 7 डेज में। जैसे आज मुझसे ब्राइब ब्राइब मांगी, तो मुझे 7 डेज में वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मुझसे ब्राइब मांग रहा है मेरे काम करने के लिए, तब तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर उसने ब्राइब मुझसे मांगी या फिर मुझे फोर्स भी किया, मैंने उसको ब्राइब दे दी और मैंने कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया विद इन 7 डेज, तो फिर मुझे भी सजा होगी, फिर ये माना जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से ब्राइब दी। पहले ब्राइब देना आपका ऑफेंस नहीं था, ठीक है। और ब्राइब को डिफाइन कैसे किया है, अनड्यू एडवांटेज डिफाइंड एज ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशंस। लीगल रिम्यूनरेशंस क्या होते हैं, जो आपको सैलरी मिलती है, जो लीगली आपकी सैलरी है, या फिर सैलरी के अलावा बाकी जो आपको फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, अदर फैसिलिटीज, अगर आप उनके अलावा कुछ भी फायदा उठाते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो दैट इज ब्राइब अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, कि कोई आया आपके पास काम करवाने, आपने उससे पैसा ले लिया, ठीक है, या उसको बोला मुझे यहाँ पे एक फ्लैट खरीद के दे दे या मुझे एक गाड़ी खरीद के दे दे, वो सब आपका किस में आएगा, ब्राइब में आएगा। मतलब आपकी सैलरी मिल रही है, आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है, गवर्नमेंट जो आपको दे रही है, जो आप काम कर रहे हो उसका पैसा जो आपको मिल रहा है, उसके अलावा आप कोई भी अगर अनड्यू एडवांटेज लेते हो, किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, अदर देन योर लीगल रिम्यूनरेशन, दैट इज ब्राइब, ठीक है, वो ब्राइब है। यार ये आप लाफर कर बाद में डिस्कस करेंगे, इतना बड़ा बड़ा आप डालते हो आदिश्वर, अभी ये पढ़ाने दो टॉपिक, ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, जो भी आपको डाउट है, ठीक है, वो क्लास अभी खत्म होगी जब, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है, ये कंप्लीट करने दो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। 8 बज गए, 8-10 हो गए, तो आज काफी कुछ इसमें पढ़ना है, तो पढ़िए अभी ध्यान से, ठीक है। करप्शन ये इंपॉर्टेंट है, पीसीए, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आपका था पहले वाला, वो आपसे पूछेगा कि नए वाले में क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो पीसी एक्ट इज इम्पोर्टेंट, 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ दैट इज। तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, ठीक है, ये पूरे ये इतनी कहानी याद नहीं रखनी, ठीक है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि पीसी एक्ट में ब्राइब देना भी आपका क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। देना भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। एक लाइन में आपको याद रखना है, ब्राइबरी अब देना भी पनिशेबल ऑफेंस। पहले वाले में ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, एक्सेप्ट एज अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब किसी का साथ देना किसी क्राइम में, ठीक है। तो अबेटमेंट अगर किसी को फोर्स करते हो आप, ठीक है, तो वहां पे था अबेटमेंट का लिखा हुआ था सिर्फ, जबकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था ब्राइब को लेके, पहले वाले ब्राइब को लेके कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था कि देना भी आपका क्या है, कानूनी जुर्म है। तो पहला आपको याद रखना है कि ब्राइब देना भी आपका क्राइम है, लेना भी क्राइम है, लेना तो क्राइम है ही, साथ में देना भी क्राइम है।
तो आप जो नया एक्ट आया उसमें अगर आप ब्राइब देते हुए पकड़े जाते हो तो आप पे भी एक्शन होगा, बशर्ते आप उसकी शिकायत कर दो कि ये मुझसे ब्राइब ना। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका अप्रूवल, प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल। देखो, आपको कोई भी केस है उसकी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल। इसलिए तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप पे कोई केस भी है तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा फिर आपको। तो क्या है आज की डेट में, क्या है? पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बिगिन प्रॉब विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ रेलेवेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एक्सेप्ट व्हेन कॉट रेड हैंडेड। जैसे कल को मान लो मेरे पे ब्राइब के चार्जेस है, तो गवर्नमेंट को क्या, किसको करना पड़ेगा? पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे हेड से, ठीक है, चेयरमैन से, मेंबर से। वो देंगे नहीं परमिशन। अगर पहली बात तो वो, अगर उनको आप अप्रोच करोगे, हो सकता है वो ना दे, वो बोले कि हम ही इंक्वायरी करेंगे, इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। तो इसमें क्या है, एक सेफ गार्ड दे दिया आपने अपने एम्प्लॉयज को कि कोई उन पे झूठा आरोप भी तो लगा सकता है ब्राइब का। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक है, ताकि कोई आदमी आपका जो ये ब्यूरोक्रेसी है वो आराम से काम कर सके। क्योंकि अगर आप कोई जबरदस्ती किसी को फंसाना चाहो, होता है ना कई बार, आदमी को आपने भेज दिया ऐसे ही, ठीक है, डमी बना के, और उससे उसको पैसे दिलवा दिए, ठीक है, या उसके रखवा दिए कहीं पे। ठीक है, तो वो इसलिए उनको थोड़ा सा सेफ गार्ड दिया गया। नया वाला जो एक्ट है उसमें क्या दिया गया? सेफ गार्ड दिया, जबकि पहले वाले में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ऐसा रूल था लेकिन उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जरूरत नहीं है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अप्रूवल की जरूरत है। आपको किसी को भी प्रोसिक्यूट करना है, किसी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, यू हैव टू टेक दी प्रायर अप्रूवल ऑफ रेलेवेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट। तो हम लोगों को क्या है, एक सेफ गार्ड है। आप भी कल को बनोगे आईएएस वगैरह बने हुए, तो आप भी, अगर आपको सेफ गार्ड है तो आप आराम से काम कर पाओगे। कल को किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की तो आपकी इंटरनल इंक्वायरी में पता चल जाएगा, आप बच जाओ। एक बार पुलिस के थाने चले गए, बदनामी फालतू की, फिर मेंटल प्रेशर। ठीक है, तो ये ठीक है, नए में ही है। फिर क्या है? सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ये तो प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन के लिए, सैंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या है, पहले क्या था, सिर्फ सैंक्शन आपको चाहिए थी किसके लिए? जो आपके काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, जो सिर्फ काम कर रहे हैं, अभी वर्किंग है, जैसे मैं हूं। लेकिन आज की डेट में अगर आपने पहले जो ऑफिसर्स थे जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, मान लो उनके खिलाफ आपको लेना था एक्शन, तो उनके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं थी पहले यहाँ पे इस वाले। लेकिन अब नए एक्ट में क्या कर दिया है कि सैंक्शन उनके लिए भी जरूरत है जो पहले आपके ऑफिशियल्स थे ऑफिस में, जो अब रिटायर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको भी तो हरास, मान लो मैंने आज कोई डिसीजन लिया, मैंने कोई काम किया, और मैं रिटायर होने के बाद कोई मेरे पे केस कर रहा है उस काम को लेकर, इसका मतलब मेरे को रिटायरमेंट के बाद वो हरास कर रहा है। तो उस समय भी मेरे को प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, क्योंकि ऑफिस में रहते हुए मैंने ऑफिस के लिए काम किया था। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो काम कर रहा है उसके लिए भी सैंक्शन लेने की जरूरत है। और जो आपके फॉर्मर ऑफिशियल्स जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने उस समय, या फिर वो डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उनके लिए भी आपको सैंक्शन लेने की जरूरत है। ये क्यों है? थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए, कि आप बिना डरे काम कर सको, रेड टेपिज्म ना हो। आप नहीं तो क्या, लोग डर डर के फाइलें मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सैंक्शन आपको अब जरूरी है दोनों के लिए। आपको यही पॉइंट याद रखना है, बाकी ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या है? इस एक्ट ने क्रिमिनल मिसकंडक्ट को वापस से डिफाइन किया है। पहले क्या था? क्रिमिनल मिसकंडक्ट में 5 तरह के क्रिमिनल मिसकंडक्ट आते थे। ठीक है, क्या थे? टेकिंग ब्राइब हैबिचुअली, गेटिंग एनीथिंग फ्री ऑफ और एट ए कंसेशन, ऑब्टेनिंग पेक्यूनियरी एडवांटेज फॉर वन सेल्फ विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह के आपके 5 एडवांटेज, 5 थे, जिनमें से ये 3 आपके हटा दिए, ये वाले 3 हटा दिए। और दो जो रखे, जो 2 रखे वो कौन कौन से रखे? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी entrusted to public servant and intentionally enriching oneself illicitly.
जो आपको सरकारी जो प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी है, ठीक है, आपको गाड़ी दी गई है, आपको एक ऑफिस दिया गया है, आपको प्रिविलेजेस दी गई है, उनका आप मिसयूज नहीं कर सकते। मिस अप्रोप्रिएशन, आपको जो पावर दी गई है, जो प्रॉपर्टी है, उसको आप मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, मतलब गलत यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, गलत यूज नहीं कर, जैसे आपको घर की आपको ऑफिस के लिए गाड़ी दी हुई है, वो गाड़ी आप मान लो ऐसे किसी पे चला देते हो, उस पर ओला ओला पे चला दो, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन। आप उसको मिस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मान लो रहने के लिए बंगला दिया है, वो बंगला आप किराए पे चला देते हो, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन। दूसरा, इंटेंशनली एनरिचिंग वनसेल्फ इलिसिटली, मतलब खुद को अमीर बनाना, इलिसिटली मतलब कोई ब्राइब लेके। तो ये दो ही रखे गए हैं बस, पहले ये 5 थे, दिन में से ये 3 हटा दिए गए। तो आज की डेट में क्रिमिनल मिसकंडक्ट में सिर्फ ये 2 चीजें आती है, याद रखना। ये भी इसलिए ताकि क्लैरिटी रहे कि आपको, सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, गवर्नमेंट सुविधाएं आपको मिली हुई है, जो भी आपको पब्लिक सर्वेंट की उस पर बिहाफ पे आपको जो प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसको मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आप अपने जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको ब्राइब नहीं लेनी है, मतलब खुद को अमीर बना रहे हो आप, इलिसिटली पैसा ले रहे हो, एनरिचिंग वनसेल्फ, या फिर आप कुछ भी गाड़ी के लिए ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उससे क्या है, आप खुद को इलिसिटली क्या कर रहे हो, यू आर एनरिचिंग योरसेल्फ। दीज टू आर क्रिमिनल मिसकंडक्ट नाउ। पहले 5 थे, अब 5 को हटा के सिर्फ 2 कर दिए गए। आपको ये 2 याद रखना है। आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, ब्राइब देना भी आप आजकल क्या है, आपका क्राइम है। दूसरा क्या है, आपको क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए, फिर यहाँ पे फॉर्मर के लिए भी चाहिए और एग्जिस्टिंग के लिए भी चाहिए। फिर आपका 2 ही फॉर्म के आजकल क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, 3 को हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। फिर प्रॉपर्टी आपके पास जो आपने कमाई है ब्राइब ले लेके, गलत काम कर करके, उसको क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो क्या है, सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्पेशल कोर्ट अंडर दिस एक्ट टू अटैच एंड कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी। स्पेशल कोर्ट में आपका केस चलेगा जिससे जल्दी फैसला हो जाए। ठीक है, अगर आपने ब्राइब से कोई भी चीज कमाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पीसीए एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन 1944 ऑर्डिनेंस था एक, ठीक है, 1944 ऑर्डिनेंस था सिविल कोर्ट्स के थ्रू, उसके थ्रू कॉन्फिस्केट की जाती। पीसी एक्ट में आपका मेंशन नहीं था। अब पीसी एक्ट में क्लियरली मेंशन कर दिया कि इसके लिए स्पेशल कोर्स बनाए गए। तो आपका फोर्थ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अब स्पेशल कोर्स बनाए जाएंगे जो पहले पीसी एक्ट में नहीं था। तो दीज आर 5 चेंजेस दैट हैज बीन that have been introduced in your PCA Act through amendment 2018। ठीक है, क्लियर है। तो ये 5 आपको शॉर्ट में याद रखने, पहला ब्राइब देना भी अब क्राइम है, प्रायर अप्रूवल चाहिए अथॉरिटी से, फॉर्मर के लिए भी आपको सैंक्शन चाहिए, तो फॉर्मर के लिए भी सैंक्शन नीडेड। फिर आपका 2 ही, आपके मिसकंडक्ट में 2 ही चीजें आ गई हैं आपकी, और फॉरफिटर करने के लिए, प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स आते हैं। ओके, तो दीज आर 5 डिफरेंसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये डिफरेंसेस याद रखने की जरूरत है आपको कि क्या हुआ है नया। तो नया मैंने आपको सारा क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर पीसी एक्ट। ठीक है, नाउ हवाला। ठीक है, हवाला डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं, एक बार और फिर से देख लेते हैं, जितने आते हैं डायग्राम जिनके बने हुए हैं उनको समझ लेते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी थ्रू ह्यूज नेटवर्क ऑफ हवाला एजेंट्स। ये तो मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ पहले। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था, ए पर्सन इज देयर, यहाँ बी पर्सन है, ए पर्सन इंडिया में, बी पर्सन यूएसए में, ये इसको पैसा भेजना जाता है, ये हवाला एजेंट के पास जाएगा, हवाला एजेंट 1 उसको 10 लाख देगा, हवाला एजेंट इसको कोड देगा, तू तारा। ठीक है, फिर ये हवाला एजेंट इस दूसरे हवाला एजेंट को फोन करेगा, बोलेगा यहाँ पे आपको 10 लाख पहुंचाना है, ये यहाँ पे 10 लाख लेके जाएगा, इससे पूछेगा कोड क्या है, मैं इसको कोड दे चुका हूँ पहले, ये इसको बोलेगा तू तारा, 10 लाख इसको मिल गया। तो यहाँ पे कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा,
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली, नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस। ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो इनको भी मैं पीडीएफ बना के कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, पीडीएफ एक बना देंगे तो इसको डाल देंगे। ठीक है, बाकी स्लाइड्स तो नहीं, आपके पास स्लाइड्स में ज्यादा है, जो मेरे नोट्स है उसमें कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्लाइड्स में आपके लिए ज्यादा है, मसाला ज्यादा है स्लाइड्स में, फिर भी हम पीडीएफ बना के आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, ऊपर लेके थोड़ी ना जाना है। अब आ गए आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स देख लेते हैं किस तरह से काम करते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स, इनको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। तो आपसे पेपर में पार्टिसिपेटरी नोट में बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से समझना, दिमाग को खुला रखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है समझाने में। आप समझाने के बाद वापस ये बोलो कि वापस से समझा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो बार बार। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो समझो बात को। ऑफशोर का मतलब क्या है कि आप इंडिया में नहीं बैठे हो, आप इंडिया से बाहर बैठे हो। ठीक है, इंडिया में नहीं हो, आप इंडिया से बाहर बैठे हो। इंडिया से बाहर आप कहीं पे बैठे हो सकते हो, यूएस में बैठे हो, ठीक है, इंग्लैंड में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो। डेरिवेटिव, ये अपनी वैल्यू ड्राइव करता है। कहां से ड्राइव करता है देखेंगे। और इंस्ट्रूमेंट तो है ही एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए इसको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ऑफशोर मतलब बाहर बैठे बैठे आप इन्वेस्ट करते हो। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझो बात। मान लो कोई बंदा यूएस में, ए पर्सन इज देयर, ए, ठीक है, वो यहाँ पे, ए कंट्री है यूएसए, ए कंट्री है यूएसए, वो बी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर्सन नहीं है यहाँ पे, ए कंट्री यूएसए, यहाँ पे कोई पर्सन है पी, पर्सन इज देयर, he or she wants to invest in India, B country is there, India, और वहां कहा इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर मार्केट में, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक FII होता है, एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ये FII, ये आपका FDI। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, FDI लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। FDI वालों को मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे कंपनीज खोले और मैनेजमेंट राइट्स हथियार ले, लंबे टाइम के लिए ये इन्वेस्ट करते हैं। FII का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ये कुछ शेयर्स खरीदते हैं 10% से कम, 10%, मतलब किसी भी कंपनी के 8-9% शेयर्स खरीदते हैं, जैसे उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है उसको बेच देते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस शेयर मार्केट में इनको पैसा मिलेगा ये वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, भले से वो इंडिया का शेयर मार्केट हो, वो चाइना का शेयर मार्केट हो, वो मैक्सिको का हो, वो न्यूयॉर्क का हो, कोई भी शेयर मार्केट हो। तो जो आपके FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, प्रॉफिट अर्निंग। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए FDI अच्छा है, FDI इज गुड, बट FII इज नॉट गुड। क्योंकि FII आपके, मान लो शेयर मार्केट में बहुत FIIs ने इन्वेस्ट किया, और जैसे ही उनको लगा कि थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे शेयर्स निकाल के भाग गए, आपका शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है। तो FII को इसलिए कहते हैं हॉट मनी, FII हॉट मनी, अभी आई और अभी गई, ऐसे होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, आप शेयर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे ही वो थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाता है, आप बेच के नया क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हो। और मान लो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, दैट इज FDI।
एफडीआई सेफ है। एफडीआई आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसा दिया उसको, वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, या कहीं और आपने इन्वेस्ट किया। एफआईआई में क्या है, आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे, जैसे उनकी प्राइस बढ़ी आप फिर बेच के चले गए। और अगर अचानक से बहुत सारे एफआईआई एक साथ सारे शेयर बेच के चले जाएंगे तो शेयर मार्केट आपका कॉलेप्स हो जाता है। तो जब भी आप न्यूज में पढ़ोगे कि शेयर मार्केट कॉलेप्स हो गया, तो वहां पे पढ़ोगे आप एफआईआई के बारे में, ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ एफआईआई, ऐसे लिखा रहता है। और कई बार पढ़ते हो आपकी शेयर मार्केट बहुत ज्यादा आपका अप जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बूम पे जा रहा है बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ एफआईआई। ये एफआईआई होते हैं जो शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, अभी आपने देखा अडानी का जो कॉलेप्स हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि उसमें जो बाहर वालों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उन्होंने केवाईसी फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने उनके फ्रीज कर दिया अकाउंट। तो जितनी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, ठीक है, तो इस वजह से आपका एफआईआई जो आते हैं वो क्या आते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू वो इन्वेस्ट करते थे। पार्टिसिपेटरी नोट में क्या होता है, यहाँ पे कोई है, उसको इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, इंडिया में। वो क्या करेगा, अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, अगर कोई भी पर्सन है यूएस से या किसी भी कंट्री से, वो अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है तो उसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एसबीआई सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो शेयर मार्केट देखती है। फिर सेबी के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आप यहाँ जाके क्या है, आप खरीदोगे एफआई वो शेयर्स खरीदोगे। फिर जब आप उन शेयर्स को बेचोगे तो आपको गवर्नमेंट को सीजीटी देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, जितने भी आपने शेयर्स खरीदे, कंपनी में स्टेक खरीदा, उनको जब आप बेच के जा रहे हो, यू हैव टू पे सीजीटी। ठीक है, यहाँ पे आपको सीजीटी देना पड़ेगा। हम यहाँ पे जब एसटीटी की बात करते थे तो एसटीटी कब होता था, जब आप कुछ शेयर्स आपके बेचते हो कुछ टाइम के लिए, फिर खरीदते हो फिर बेचते हो। सीजीटी आप आपका सारे शेयर्स बेच के जा रहे हो, बाहर वाले के लिए सीजीटी लगेगी। अब आप यहाँ क्या करते हो, सीजीटी को बचाना चाहते हो, तो सीजीटी को बचाने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स का यूज होता है। अगर वो डायरेक्टली आता तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता सेबी के पास, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, जब भी वो शेयर्स को बेचता, शेयर सेबी के पास रिकॉर्ड था ही, तो जब भी वो बेचता तो इसको सीजीटी देना पड़ता, नहीं देना पड़ता तो इसको ब्लैक लिस्ट कर देते या इसको नोटिस भेजते। ठीक है, सीजीटी तो आपको देना ही पड़ेगा जब शेयर, वैसे ही आप बेचोगे तो पहले ही कट के मिलेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीजीटी को बचाने के लिए किसका यूज करते थे, पार्टिसिपेटरी नोट का यूज करते थे। पार्टिसिपेटरी नोट का यूज कैसे होता था, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली नहीं खरीदेगा खरीदेगा ठीक है, ये ही वांट टू और शी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ये डायरेक्टली नहीं खरीदेगा। डायरेक्टली खरीदेगा तो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंडिया में कोई एग्जिस्टिंग एफआईआई है पहले से, मान लो कोई पहले से यहाँ पे एफआईआई है, जैसे मान लो एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, ये पहले से है यहाँ पे, ये इसको बोलेगा कि भाई तू मेरे लिए शेयर्स खरीद ले, तो ये किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी को बोलेगा कि तू मेरे लिए शेयर्स खरीद ले, तो वो एग्जिस्टिंग एंटिटी इसके लिए शेयर्स खरीद लेगी अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, ये इसको बताएगा कि इस ए कंपनी के इतने खरीद लो, बी के इतने खरीद लो, सी के इतने खरीद लो, डी के इतने खरीद लो, ई के इतने खरीद लो, एफ के इतने खरीद लिए। अब ये सारे शेयर्स एचएसबीसी अपने पास रखे, इसको ट्रांसफर नहीं किया है। देखो जो बेईमानी होती है उसमें यही होता है, जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जैसे हवाला में भी यही हो रहा था, फिजिकल मनी ट्रांसफर नहीं हो रही थी तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ पे भी इसने इसके नाम के शेयर्स अपने पास रख लिए, ये आपके किसके डीमेट अकाउंट में पड़े, एचएसबीसी के डीमेट अकाउंट में पड़े। जब भी आपको शेयर मार्केट में जाना है तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमेटेरियलाइज अकाउंट। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है पैसों के लिए, वैसे शेयर्स में जाने के लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने शेयर, इसके सारे शेयर्स इसने अपने डीमेट अकाउंट में रखे हुए, इसको कोई शेयर ट्रांसफर नहीं किया। इसको ये बदले में क्या देगा, इसको एक पार्टिसिपेटरी नोट देगा, एक नोट देगा इसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जैसे हवाला में एक कोड देते थे, यहाँ पे ये इसको नोट देगा, किस तरह का नोट होगा, वो इस तरह का नोट होगा।
उस पर लिखा होगा पी नोट, और साथ में आपके कौन कौन से शेयर्स इसने खरीदे हुए हैं, कितनी वैल्यू के। ये पार्टिसिपेटरी नोट, जैसे फूड था ना, जिसके पास फूड होता था उसको ही पैसा मिलेगा, ये पार्टिसिपेटरी नोट जिसके पास होगा वही इन शेयर्स का मालिक है, क्योंकि उसी ने खरीदे। अब क्या होता था, ये यूएस में इसके पास पार्टिसिपेटरी नोट है, अब इसको लगता है कि शेयर्स मेरे को बेचने हैं, तो ये क्या करेगा, ये यूएस में किसी को ये पार्टिसिपेटरी नोट बेच देगा। यूएस में पार्टिसिपेटरी नोट बेच दिया इसने किसी, ये कोई पर्सन था पी, इसने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया P1 को। अब P1 को लगा बाद में कि अब मेरे को शेयर्स बेचने हैं, तो P1 किसी P2 को बेच देगा, वही पार्टिसिपेटरी नोट, P2 किसी P3 को बेच देगा, या आप किसी P4 को बेच दो, P5 को, ऐसे बिकते रहेगा। इनमें से कोई टेररिस्ट भी हो सकता है, किसी को भी बेच सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, पी नोट बिक रहा है, पी नोट बिक रहा है, शेयर्स वहीं पड़े हुए हैं, शेयर्स नहीं बिक रहे, पी नोट बिक रहा है। तो पी नोट जब बिक रहा है तो क्या गवर्नमेंट को, हमारी को सीजीटी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यहाँ पे कितनी बार, यहाँ पे तो अगर ये शेयर्स बिकते, जितनी बार बिकते उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, लेकिन यहाँ पे ये एक बार बिके, 10 बार बिके, 20 बार बिके, 50 बार बिके, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। तो सीजीटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट को सीजीटी कब मिलेगा, जब कोई बंदा लास्ट में ये बोले एचएसबीसी को फोन करके कि भाई मेरे शेयर्स अब बेच दो, तब गवर्नमेंट को सिर्फ एक सिंगल टाइम पे टैक्स मिलेगा सीजीटी। लेकिन यहाँ पे ये इतनी बार इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है और लोग इतना कमा रहे हैं, यहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मनी लॉन्डर हो रहा है, टेररिस्ट को भी पहुंच सकता है ये पैसा, ठीक है, वो भी कमा सकता है इसके थ्रू, किसी को नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि खरीदा इसने था। इसके केवाईसी नॉर्म्स भी क्या है, इसने यूएस के फॉलो किए थे, इंडिया के नहीं। पहले क्या था, आपको दोनों में से एक कंट्री के केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, तो वो यूएस का सिटीजन है, वो वहां के फॉलो करेगा। या फिर हो सकता है कोई टैक्स हेवंस के थ्रू आ जाए, तो टैक्स हेवंस में तो केवाईसी नॉर्म्स होते ही नहीं, आप पूछते ही रहो किसका पैसा है। तो टेररिस्ट भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज करता है, कर सकता है पार्टिसिपेटिंग। हो सकता है कि कोई टेररिस्ट क्या करे, बहुत सारे एफआईआई खरीद ले, बहुत पैसा हो, और फिर अचानक से उनको बेच के हमारा शेयर मार्केट क्रैश करा दे जानबूझ के। इसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म। पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू तो आरबीआई ने बोला भी था कि पार्टिसिपेटरी नोट का यूज होता है आपका इस तरह के काम के लिए और आपका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसलिए पार्टिसिपेटरी नोट्स को बैन करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने पार्टिसिपेटरी नोट पे अब क्या कर दिया है, पहले क्या होता था, ये सिर्फ एक कंट्री के केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करता था, हमें नहीं पता होता था कि कहां से, अब वहां पता करेंगे हम, वो देंगे नहीं जवाब। अब क्या कर दिया हमने, कर दिया कि दोनों कंट्री के आपको केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, आपको इंडिया का भी केवाईसी नॉर्म फॉलो करना है, तो अब हमारे पास उसकी डिटेल रहेंगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया है कि कोई भी अगर कोई भी अगर आपका पार्टिसिपेटरी नोट में इन्वेस्ट कर रहा है, पी नोट्स में, इसके थ्रू कर रहा था या एचएसबीसी के थ्रू मान लो, तो जिसके थ्रू कर रहा है, जिस एफआईआई के थ्रू कर रहा है, उसे क्वार्टरली डिटेल देनी पड़ेगी कि उसके थ्रू किस किस ने इन्वेस्ट किया और कितना इन्वेस्ट किया। अगर आप नहीं दोगे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपको भी इन्वेस्ट नहीं करना। तो अब पार्टिसिपेटरी नोट ऑलमोस्ट हमने, अब लोग यहाँ पे अब इन्वेस्ट क्यों करेंगे, अब तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा ही नहीं, तो इसलिए पार्टिसिपेटरी नोट अब आपके उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहे, तो पार्टिसिपेटरी नोट में बड़ा कम इन्वेस्टमेंट होता है। पार्टिसिपेटरी नोट हमने शुरू क्यों किए थे, कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा फायदा दे दिया था लोगों को, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका यूज किसके लिए होने लग गया, मनी लॉन्ड्रिंग, और साथ में आपका किसके लिए, टेरर, ठीक है, टेररिस्ट यूज कर सकते हैं उसको शेयर मार्केट क्रैश करने, ठीक है। तो दिस इज योर पार्टिसिपेटरी नोट। कोई आपसे मेंस में नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन पार्टिसिपेटरी नोट, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। पार्टिसिपेटरी नोट से ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ चुका है, ये जो मैंने आपको समझाया इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, पार्टिसिपेटरी नोट से ये क्वेश्चन आएगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट which specifically deal with shares. Now KYC is mandatory for both countries, so P notes have been regulated by SEBI. तो P notes का अब जो खतरनाक जो था, ये जितना भी डर था वो सब अब नहीं। हाँ, तो सबसे ज्यादा एफडीआई एफआईआई आता है ना भाई, डेवलपिंग इकोनॉमीज में ही आता है सबसे ज्यादा एफडीआई और एफआईआई। डेवलप्ड को क्या जरूरत है पैसों,
मैंने आपको बोला था ना, हमारा जो ब्लैक मनी है वही सिंगापुर और मॉरिशस के थ्रू हमारी कंट्री में इन्वेस्ट हो जाता है। 60% एफडीआई इन दोनों कंट्रीज से आता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोग फिर कोई और तरीका निकाल लेंगे, ठीक है, पैसे बचाने। तो एफडीआई इज गुड, एफडीआई इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, बट एफआईआई इज नॉट गुड, एफआईआई इज व्हाट। शेयर मार्केट कैसे क्रैश करेगा वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। मैंने डिमांड एंड वो बताया था सप्लाई, उसके हिसाब से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपने पहले की क्लास अटेंड की होगी। और शेयर मार्केट इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है। शेयर ये वही चीज आपकी वापस से बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा आपका लाइट हो गया था, तो मैंने डार्क वहां पे आपके लिए बना दिया, ठीक है। नोट से उठाया हुआ है डायरेक्ट। तो शेयर मार्केट इज नॉट इन अवर सिलेबस। अचानक से मैंने बहुत सारे शेयर खरीद लिए एफआईआई के थ्रू, और ये आपकी अचानक से मैंने बहुत सारे शेयर्स खरीद ली, ठीक है। तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी प्राइस बढ़ेगी। फिर अचानक से मैंने सारे शेयर्स बेच दिए, तो अचानक से उनकी प्राइस एकदम जीरो आ जाएगी। इस तरह से शेयर मार्केट क्रैश करता है। पहले आप खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, और फिर अचानक से जैसे प्राइस बढ़े आप बेच दो। जैसे होता क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन है पी, ठीक है। इसने पहले 1 लाख शेयर खरीदे, फिर इसने 5 लाख शेयर खरीदे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये पी पर्सन तो कोई अमीर है, ठीक है, जिसका बहुत पैसा है, ये तो शेयर मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे गरीब लोग हैं बेचारे, जो पुअर, मतलब मिडिल क्लास, और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। ये क्या देखेंगे कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, अब इनको थोड़ी ना पता है कि ये कर रहा है। ये देखेंगे शेयर ऊपर जा रहा है, तो ये भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब क्या करेगा, ये फिर वापस से 10 लाख खरीदेगा शेयर। अब वो उनकी प्राइस और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे और लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो शेयर आपका मान लो 10 रुपए का था, वो 10 रुपए का होकर शेयर 50 रुपए का पहुंच गया। जैसे ही ये 50 रुपए का पहुंचेगा, ये सारे अपने शेयर बेच देगा, और ये 50 रुपए का शेयर वापस से 10 पे भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इतने सारे शेयर एक साथ बिके, तो ये 1 रुपए पे आ जाएगा। और ये जो लोग हैं, ये अपना सारा पैसा इतना बर्बाद करेंगे। इस तरह से शेयर मार्केट को क्रैश कराया जाता है, ठीक है। आप भी करा सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है। ऐसे ही आप क्रिप्टो करेंसी भी करा सकते हो। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, करोड़ों रुपए तो खरीद लो, जैसे बड़े प्राइस आप बेच दो, और वो अचानक से नीचे आ जाएगी प्राइस, ठीक है। इस तरह से क्रिप्टो, इस तरह से हर चीज काम करती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा। आप डिमांड को बढ़ाते जाओ, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप सारी चीजें बेच दोगे, अचानक से मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई, तो कौन, डिमांड कहाँ से रहेगी उसकी, ठीक है। तो इसमें गरीब लोग मारे जाते हैं। अब सीजीटी अवॉइडेंस कैसे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स अवॉइडेंस, तो ये बहुत फेमस केस है वोडाफोन का, लेकिन आपको ये केस याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीजीटी अवॉइडेंस का केस है। इसकी वजह से इन चीजों की वजह से हम गार लेके आए, जनरल एंटी अवॉइडेंस। ये सीजीटी अवॉइडेंस का केस है, काफी फेमस केस है, पुराना है वैसे, तो 2007 का केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, नोकिया का भी है। आपको एक केस ये समझा रहे हैं बस, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ना हज था, ये नाम लिख दिए, इनकी आपको जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है आपको, इस नाम की जरूरत है ना इस नाम की जरूरत है, ना आपको इस नाम की जरूरत है, ना इस नाम की जरूरत है, ना इस नाम। आप सिर्फ याद रखो ABCD। अगर पेपर में वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, ये समझाने के लिए गार पूछेगा आपसे, तो गार इसी की वजह से आया है, इसलिए आपको ABCDE याद रखनी कि ऐसे कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो अब जब भी कोई एग्जांपल समझाओ, किसी को भी समझाओ, तो ABCD की फॉर्म में समझाओ, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं, ये एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये नाम याद रखते हैं, तो आप उसी में फंसे रहोगे। ऐसा नहीं, ये नाम याद रखने नहीं है हमारे काम के। लेकिन हाँ, इसलिए मैंने इसको ए कोई कंपनी है, देखो सीजीटी अवॉइडेंस कैसे होता है समझो। ए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी मेन कंपनी है, जैसे हच है आपकी, हचीसन, ये हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर है। उसने क्या किया, उसने एक अपनी सब्सिडियरी बनाई। सब्सिडियरी मतलब उसका एक पार्ट, उसने एक शेल कंपनी बनाई। कहाँ पे बनाई, नाम रखा CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, टैक्स हेवन में बनाई, मान लो केमैन आइलैंड में बनाई। ये क्या है, आपकी शेल कंपनी।
ठीक है। और उसके नीचे आपकी HSR इंडिया, इसकी एक कंपनी का है HSR इंडिया। ये 3 पार्ट हो गए। अब यहां समझो, वोडाफोन क्या चाहती थी, ये वोडाफोन लिमिटेड कंपनी लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या चाहती थी, ये इसको खरीदना चाहती थी। अब अगर वोडाफोन इसको खरीदेगी तो ये इंडिया में, तो इंडिया को आपको CGT देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में ये कंपनी, इंडिया में कोई भी आपकी खरीद वगैरह होगी तो वो इंडिया को आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इस टैक्स को बचाया जाए। एक सेकेंड। तो ये वोडाफोन जो है, ये किसको खरीदना चाहती थी, इस सच को। देखो ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है, मतलब कैसे चलता है गेम। हम तो सोच भी नहीं सकते, वो इतना सोचते हैं बाहर वाले। ठीक है। ये जो आपकी कंपनी है वोडाफोन, मेन कंपनी जो है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये किसको परचेज करना चाहती थी, ये इस हैच को परचेज करना चाहती थी, इंडिया वाली को। अब अगर इसको परचेज करेगी तो CGT पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, CGT पे करना पड़ेगा। आपको CGT पे करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू पे CGT। अब इस CGT को बचाना है, तो कैसे बचाना है, देखो कैसे बचाया, सिंपल सा लॉजिक है। इसने क्या किया, हच ने यहाँ पे एक कंपनी बनाई अपनी, शेल कंपनी, वहां पे केमैन आइलैंड, केमैन आइलैंड में इसने अपनी एक शेल कंपनी बनाई। और इसने क्या किया, वोडाफोन ने भी एक शेल कंपनी बनाई, वहां पे नीदरलैंड, नीदरलैंड भी टैक्स हेवन है। दो शेल कंपनी बन गई, इंडिया के बाहर बनी दो। ठीक है। अब क्या किया, इस वाली शेल कंपनी ने इस वाली शेल कंपनी को खरीदा। और इस शेल कंपनी के पास इस HSR के कितने परसेंट शेयर्स हैं, 67% शेयर। यानी आपने इस कंपनी को खरीदा, ये शेल कंपनी है, लेकिन इस शेल कंपनी के नाम पे इसके पास 67% शेयर है, किसके, इसके। क्यों बनाई गई है, आपने इसको खरीदा, तो इसको खरीदने का मतलब है कि आपने इसको खरीदा। क्यों, क्योंकि इसके 67% शेयर इसके पास है। अब आप इसको खरीद के मालिक किसके बन गए, इस वाली कंपनी के मालिक बन गए, क्योंकि इस HSR के 67% शेयर किसके पास है, शेल कंपनी के पास। ये तो शेल कंपनी है। ये तो शेल कंपनी है। अब अगर आप बोलोगे इसको कि भाई आपने शेल कंपनी बनाई है, ये आपको कोई जवाब देगा नहीं टैक्स हेवन में। तो हुआ क्या, आपने इसको खरीदा कितने में, $11 बिलियन की आपकी लगी पूरी डील हुई, मतलब 55,000 करोड़ की, 55,000 करोड़। इसमें इसने टैक्स नहीं दिया, तो सब कुछ मिला मिला के 12,000 करोड़ का टैक्स बना हमारा इस पे। जो पी चिदम्बरम ने बनाया, UPA गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने 12,000 करोड़ का टैक्स बनाया इस पे, जो इन्होंने चोरी करी, सब लगा के, पेनल्टी वेनल्टी CGT विजिटी सब लगा के। इन्होंने इससे 12,000 करोड़ की डिमांड करी कि भाई आप पे 12,000 करोड़ का टैक्स बनता है। इन्होंने बोला यार हमने इसको तो खरीदा ही नहीं, हमने तो इसको खरीदा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यार तुम एक शेल कंपनी को क्यों खरीदोगे 55,000 करोड़ में, एक शेल कंपनी को आपने 55,000 करोड़ में खरीदा है। बोला कि वो शेल कंपनी नहीं है भाई, वो उसके पास उसके 67% शेयर है। बोला एक आपने एक ऐसे रूम बना रखा है केमन आइलैंड में, उसमें आपने इसके 67% शेयर रख रखे हैं। बोला ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा 12,000 करोड़। केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हमारे यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि अगर इंडिया वाली कंपनी को खरीदता है, इंडिया में डील होती तो आप उस पर CGT लेते, लेकिन यहाँ इंडिया में डील हो ही नहीं रही है,
तो आप इस पे सीजीटी नहीं ले सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया? वोडाफोन के फेवर। अब देखो कितनी कमाल की बात है, 2 शैल कंपनी बना के इन्होंने 12,000 करोड़ रुपया बचा दिया। अब क्या हो रहा है इसमें, बात समझो आप, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। वो क्या रहा है, यहाँ 2 दिक्कत हो रही है। एक तो हमारा टैक्स गया, टैक्स गया हमारा। दूसरी बात क्या है, हमने वोडाफोन पे केस कर दिया। देखो वैसे भी सीजीटी में लायबिलिटी किसकी बनती है? जो खरीद रहा है, बायर ही देता है ना आपका पैसा काट के। तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी बनती है? वोडाफोन ने खरीदा, बायर वो है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है। तो हमने वोडाफोन पे केस कर दिया। अब क्या है, केस करने से क्या है, बाकी कंपनीज के पास क्या मैसेज जाएगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। नॉट सेफ। तो इसलिए हम गार लेके आए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, कि ये ऐसी चीजें ना हो आगे, उसके लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लेके आए। अब समझो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का, यहीं पे आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल क्या है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका सारी चीजें हो रही हैं, इस कंपनी को डायरेक्टली नहीं खरीद रहे। और देखो दोनों जगह पे शेल कंपनीज बनाई गई ताकि ट्रेस ना हो। ये इसको खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है इसको? ये वाली शेल कंपनी। और ये वाली शेल कंपनी का मालिक कौन है? वोडाफोन। तो डायरेक्टली वोडाफोन खरीद रहा है। लेकिन इसको आपने खरीदा, तो आप इनडायरेक्टली किसके मालिक बन गए? आप इनडायरेक्टली मालिक बन गए इस कंपनी के। तो यहाँ पे इन्होंने सीजीटी बचा लिया। अब हमने गार में क्या किया है कि कोई भी आपकी डील हो, कोई भी डील हो, अगर वो आपकी वैल्यू ड्राइव कर रही है, वैल्यू ड्राइव कर रही है इंडिया से, मतलब इंडिया में कोई कंपनी है उससे वैल्यू ड्राइव कर रही है, तो उस पे हम सीजीटी लेंगे। पहले तो हमारे एक्ट में कोई ऐसा था नहीं, अब हमने नई चीज ऐड कर। अब ये हच ऐसा, ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रही है? ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रही है? इसको हमने खरीदा 55,000 करोड़ में, लेकिन ये अपनी वैल्यू ड्राइव कहां से कर रही है? इसके पास इसके शेयर है। तो ये वाली कंपनी जो बी कंपनी है, ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रही है? सी कंपनी से। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो 67% शेयर है वो किसके? इसके। तो अगर आज की डेट में इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है, इस तरह की डील होती, तो हम इस पे सीजीटी ले पाते अगर हमारे पास गार होता तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या कहता है, कोई भी डील जिसमें वैल्यू इंडिया से ड्राइव हो रही है उसमें हम टैक्स लेंगे। इसलिए हम गार लेके आए। तो गार लाने के बाद चीजें काफी आपकी इजी हो गई। ठीक है, तो गार इज क्लियर। गार आपको क्लियर हो गया। गार और सीजीटी आपको क्लियर हो गया, कैसे सीजीटी अवॉइडेंस करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, डायग्राम यही देखो, ये पूरा डिटेल में है ये डायग्राम। ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपको देख ले, जो आपको स्लाइड शेयर कर दूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग हम एक बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। बाकी तो इनको हम, वो भी इन पे नोट्स भी लिखे हुए हैं आपके। ये कोई पेरेंट कंपनी थी इंडिया में, उसकी ये 2 कंपनीज है, बी और ये सी। इसने क्या किया, मान लो 1,000 करोड़ की थी ये आपकी बी कंपनी, इसको सी को बेचना चाहता है, तो यहाँ पे इसको 100 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको ये क्या करेगा, अंडर वैल्यू, इसको 100 करोड़ बना दिया कि भाई 100 करोड़ ये वैल्यू। फिर ये सी को बेच देगा, इसको यहाँ पे इसको 10 करोड़ टैक्स देना पड़ा। फिर सी के पास आ गई है, फिर वापस से इसको ओवर वैल्यू कर देगा 1,000 करोड़, और फिर आगे ये किसी को बेच सकता है। अब तो टैक्स हेवन में पहुंच गया। दिस इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। आप ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या कर रहे हो, अंडर वॉइसिंग एंड ओवर वॉइसिंग, प्राइस को कम कर रहे हो फिर बढ़ा रहे हो। ट्रांजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन री एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पे बेस्ड नहीं होते। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी, लेकिन आपने करा ट्रांजेक्शन किस पे, इस पे, ताकि आप सीजीटी बचा सको। दिस इज योर ट्रांसफर प्राइस। वैल्यू ड्राइव का मतलब है इंडिया में उसके एसेट्स हैं, जो हज है उसके हज के हज, जो आपकी
शेल कंपनी थी, उसने HSR के 67% शेयर उसके पास है ना, तो वो वैल्यू कहाँ से ड्राइव कर रही है? इंडिया से। असली में तो इंडिया में है ना सारे एसेट्स, तो हज है तो इंडिया में, तो उसकी वैल्यू ड्राइव वो वहीं से कर रहा है। जो कंपनी इंडिया में है उस कंपनी का इंडिया में एसेट्स है, तो उसको लेके कोई भी डील होगी तो वो अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करेगा? इंडिया में जो उसके एसेट्स है वहां से। इट इज, तो ड्राइव का मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। आगे चलते हैं। ये देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पे भी एक आपका डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखो, इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। ये ए कंपनी पेरेंट कंपनी, वही एग्जांपल है आपका सब्सिडियरी। ठीक है, 1000 ये ऐसा होता, तो इसमें कम करके और यहाँ पे शेल कंपनी बना के आप कर दो ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसी को मैंने बेटर तरीके से आपको बना के दिखाया है, छोटा छोटा लिखा है। अब आ जाओ आपका राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग लास्ट आपका। ठीक है। अरे भाई क्यों शेयर अपने ट्रांसफर करेगा वो? उसको, उसके पास पहले से बनाई हुई थी उसने शेल कंपनी, उसके पास 67% थे, जब से बनी हज तब से ही थे। तब से ही थे हज के 67% उसके पास। उस समय थोड़ी ना ट्रांसफर किया, पहले से ही थे, वो शुरू से ही बना के रखते हैं। ये शेल कंपनी पहले से बना के रखते हैं सब, ये बहुत आगे की सोचते हैं। ठीक है, आप, हम सोच भी नहीं सकते वहां तक की सोचते। राउंड ट्रिपिंग देखो, राउंड ट्रिपिंग में क्या होता था? हमारे ही ब्लैक मनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता था। ये इंडिया है। इंडिया से ब्लैक मनी आपका बाहर गया हवाला वगैरह के थ्रू। किस किस का ब्लैक मनी होता है? पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का, एक्टर का, अमिताभ बच्चन। ठीक है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसको आपने बोला कि भाई मेरा ये ब्लैक मनी इसको ठिकाने लगाओ। तो जैसे मोजेक फोन्सेका का एग्जांपल ले लेते, पनामा। पनामा बेस्ड थी, तो पनामा पेपर लीक हुआ था, उसमें पता चला था, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा होता है, लेकिन पनामा पेपर लीक से हमें पता चला था कि किस तरह से लोग अपना पैसा करते हैं। अब ये क्या करेगी? अब ये सब कुछ करेगी, अब इसके हाथ में। तो ये क्या करेगी? ये इसके नाम पे बहुत सारी शेल कंपनीज बनाएगी, एबीसी लिमिटेड या फिर XYZ लिमिटेड। कहाँ कहाँ पे? सारे टैक्स हेवन्स। केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, ये सारे आपके टैक्स हेवन। तो यहाँ पे ये बनाएगी आपकी शेल कंपनी। ठीक है, अब इसने यहाँ पे शेल कंपनी बना दी। अब शेल कंपनी आपने एक लेयर क्रिएट कर दी। उन शेल कंपनी के थ्रू आप कहाँ पे आओगे फिर? मॉरिशियस, सिंगापुर और सिप्रस। यहाँ पे शेल कंपनी बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे और शेल कंपनी आपने बना दी। ठीक है, और फिर आप उसके थ्रू कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आप इंडिया में वापस से पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब अगर इंडिया पता भी लगाना चाहे तो इंडिया के साथ, इनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था। इसलिए ये कहते थे जब भी कोई कंपनी बेचेंगे कुछ भी कहेंगे, बोलेंगे हमने यहाँ टैक्स पे कर दिया, और यहाँ पे टैक्स लगता नहीं था। अब क्या होगा अगर इंडिया पता भी करना चाहे, मॉरिशस, सिंगापुर, सिप्रस या इनसे ही ये कोई जवाब देंगे? यहाँ पे आपने क्या किया? 2 लेयर, ये तो मैं 2 लेयर बता रहा हूँ, ये 20-20 लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने शेल कंपनीज बना के इन्वेस्ट किया है वापस से, और शेल कंपनी आपने यहाँ पे भी बनाई, आपने यहाँ पे भी शेल कंपनी बनाई। ठीक है, और उनकी फिर सब्सिडियरीज आप बनाते रहते हो। इसकी, ये आपने शेल कंपनी यहाँ पे बनाई, इनकी सब्सिडियरी ये पेरेंट कंपनी है, इनकी सब्सिडियरी आपने ये बनाई, और उसके थ्रू आपने क्या? इंडिया में इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इंडिया में भी आप इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया में भी उनकी सब्सिडियरी बनाओगे। मेन कंपनी तो कहाँ बना के रखी हुई है आपने? यहाँ पे शेल कंपनी इसके नाम पे आपने कहाँ पे बना के रखी हुई है? टैक्स हेवंस में। तो जो आपका ब्लैक मनी है जो इंडिया में जनरेट हुआ, इंडिया में बना, वही ब्लैक मनी इस तरह से राउंड ट्रिपिंग में शेल कंपनीज और DTAA के थ्रू वापस से इंडिया में इन्वेस्ट होता है। जो इसलिए हमारा जो FDI है उसमें 60% कहां से आता था? मॉरिशस और सिंगापुर से। हमारा ही पैसा वापस से ब्लैक मनी वाइट होके आता था। और उस जब कंपनी को आप बेच दो तो आप क्या बोलते थे? हमने पैसा कहाँ पे कर दिया? CGT, मॉरिशस और सिंगापुर।
और इंडिया फिर आप पे लगा नहीं सकता। तो इसलिए इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड किया है कि अब हम भी लगाएंगे सीजीटी। आपने यहाँ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी लेंगे आपसे। दिस इज योर राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, आपका जो पैसा इंडिया का है वो घूम के वापस से इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन गया था ब्लैक मनी और आके इन्वेस्ट हो रहा है व्हाइट मनी। दिस इज योर राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, तो राउंड ट्रिपिंग में क्या बनाई जा रही है यहाँ पे, शेल कंपनीज। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ऐसा होता होगा, लेकिन क्या होता है रियलिटी में वो तो यही बता सकता है। ये बताएगा इनको सारा कि किस तरीके से पैसा आपको भेजना है मेरे पास, और यही इनको बताएगा कि मैंने किस तरह से आपके नाम पे शेल कंपनीज बनाई है और किस तरीके से आप बेचो ताकि आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये सारा काम करती है इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इनका काम ही होता है। ठीक है, तो इसमें ये तो सिर्फ एक आप ये समझ लो कि हमने ये एग्जांपल समझा है, हमें थोड़ा सा आइडिया उससे, लेकिन ये एक्चुअलिटी में किस तरह से करती है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, ये एक लेयर बना सकती है शेल कंपनीज की, 2 लेयर बना सकती है, 3 लेयर बना सकती है, 10 लेयर बना सकती है। आप ट्रेस कर ही नहीं सकते। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लोगे ये देंगे, आधी अधूरी देंगे। यहाँ से इंफॉर्मेशन लोगे ये तो बिल्कुल नहीं देंगे आप। सब सॉवरेन कंट्रीज, कोई मांगे इनसे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपका है राउंड ट्रिपिंग। इज इट क्लियर? तो राउंड ट्रिपिंग इज क्लियर। आगे चलते हैं। ये राउंड ट्रिपिंग का ये एक डायग्राम और है सेम, ये उसी का। ठीक है, और ये भी उसी का है। ये तीनों को मैंने एक ही जगह आपको समझा दिया। ठीक है, ये भी उसी का। नाउ गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब आपको समझ तो आ ही गया कि गार क्यों लेके आए। ठीक है, गार पढ़ेंगे उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, आज थोड़ा जल्दी जाना है ऑफिस, गार पढ़ लेते हैं। तो गार आपका क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब आपको समझ आ गया गार क्यों लाए, ताकि आपका ये सीजीटी अवॉइडेंस ना हो। तो गार कौन लेके आया, कौन से पैनल ने बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पार्थ सारथी शोम पैनल। ठीक है, पार्थ सारथी, जैसे आपका नरसिम्हन फेमस है ऐसे ये भी फेमस है। ठीक है, कुछ लोग इकोनॉमी में काफी फेमस है तो ये फेमस है। पार्थ सारथी शोम पैनल, ये बनाया गया था 2012 में। ये वोडाफोन वगैरह केस होने के बाद ही बनाया गया था, क्योंकि वोडाफोन का केस चलता रहा 2012 तक, इसलिए बनाया गया कि गार लाया जाए ताकि वोडाफोन जैसे केसेस ना हो। लेकिन उसको लाते लाते उसमें करते करते, ठीक है, हमको टाइम काफी लग गया और 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। तो गार का ऑब्जेक्टिव क्या था, गार इज बीइंग अडॉप्टेड इन टैक्स लॉज टू टारगेट अनएक्सेप्टेबल टैक्स अवॉइडेंस टैक्टिक्स, जैसा वोडाफोन ने किया। इट सीक्स टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम रूटिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू अदर कंट्रीज टू अवॉइड टैक्सेस, जैसे वहां पे किया उन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू। ठीक है, तो ये हमको टैक्स लॉज में इनकॉर्पोरेट करना था ताकि वैसी प्रैक्टिसेस पे रोक लगाई जा सके। तो हमने क्या किया, गार इज ए सेट ऑफ रूल्स which helps the revenue authorities to decide whether a particular transaction has commercial substance or not। इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे अभी वोडाफोन के केस में हुआ, क्या उस पे हमें टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पहली चीज ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करेगा कि ये वैल्यू इंडिया से ड्राइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा कि उस पे कितना टैक्स लगाना है, जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर कितना टैक्स लगाना है। तो पहला कि टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है ये पता चलेगा, और दूसरा कितना टैक्स लगाना है। दो चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको किससे पता चलती है, गार से। ठीक है, अब गार में क्या होता है, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टैक्स ओवरसीज डील्स। जैसा अभी ओवरसीज डील हुई थी ना आपकी, ओवरसीज डील कैसे हुई थी, यहाँ पे सीजीपी थी केमैन आइलैंड में, यहाँ पे आपकी वोडाफोन ने अपनी बनाई थी, वोडाफोन की सब्सिडियरी बनाई थी कहाँ पे, आपकी नीदरलैंड में। इसने इसको खरीदा, हुई तो ओवरसीज डील इंडिया से बाहर हुई, लेकिन ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहा है, ये इंडिया से, जो हज है इंडिया में। तो ओवरसीज डील इन्वॉल्विंग लोकल एसेट्स, लोकल एसेट्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे, इंडिया के एसेट्स इन्वॉल्व थे, तो इस पे हम टैक्स ले सकते हैं गार के थ्रू। गार ये बोलता है।
गार प्रोविजंस कहां पे अप्लाई होंगे? जहां पे कम से कम आपका 3 करोड़ का टैक्स बन रहा हो, क्योंकि छोटे मोटे टैक्स में आप इतनी मेहनत करोगे, कोर्ट में जाओगे। जहां 3 करोड़ का टैक्स कम से कम बन रहा है वहां पे गार प्रोविजंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 1 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि कोर्ट में आप छोटी मोटी चीजों के लिए जाओगे, छोटी मोटी चीजों के लिए अगर कंपनी को परेशान करोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा कोई। वो बोलेंगे कि यहाँ पे तो हरासमेंट होता है। और एक और चीज, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। गार रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। पहले इसमें क्या प्रोविजन था कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, लेकिन ये प्रोविजन हटा दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले अगर किसी ने सीजीटी अवॉइड किया तो उस पर भी हम केस कर सकते हैं। फिर तो क्या है, आप सबको पकड़ के गड़े मुर्दे उखाड़ लोगे, कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। बट वो सोचेंगे कि आज नहीं तो हम पे 20 साल बाद एक्शन ले सकते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव का पहले इसमें ऑप्शन रखा था। इसमें बोला गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई होना चाहिए, लेकिन उसको हटा दिया गया है। इसी वजह से 2012 से 2017 हो गया, क्योंकि इनमें चेंजेस लाने थे। क्योंकि ये भी जरूरी है ना कि ऐसा भी मत कर दो, लॉ ऐसा भी मत बना दो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही ना है। दिस इज योर गार। तो गार के बेनिफिट्स क्या है? टैक्स अवॉइडेंस को चेक करता है, बिल्कुल करता है। ट्रांसपेरेंसी लाता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, हमें पता है आपकी कहाँ से कौन खरीद रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे रूल है, डेवलप्ड कंट्रीज गार जैसा ही फॉलो करती है, इसलिए उनको टैक्स मिलता है। हमारे यहाँ पे अभी गार लेके आए हैं, पहले नहीं था। तो गार कब से अप्लाई हुआ है? 1 अप्रैल 2017। ये डेट याद रखो, 1 अप्रैल 2017। ओके। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि भाई इसमें जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है ना, उनकी पावर को डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई वो किस किस पे केस, क्योंकि आपको पता है ना, वही डिसाइड करेंगे कि किस पे गार्ड लगाना है, वही डिसाइड करेंगे, और कितना टैक्स लेना है वो भी वही डिसाइड करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है? बिजनेसेस का हेरेसमेंट हो सकता है बाय टैक्स ऑफिशियल्स, कि पैसा कमाने के चक्कर में किसी को हरास करेंगे तो उन पे गार्ड लगा दें। ठीक है, तो ये है आपकी कंसर्न एक, बस क्योंकि उनके पास जो पावर्स हैं वो अनडिफाइंड है। ठीक है, जैसे पहले इनकम टैक्स वाले करते थे, किसी को भी नोटिस भेज दिया, फिर बुला लिया, फिर से 10-20 हजार हड़प लिया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन